original. हम दुनिया को 5 इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। उनमें कई खामियां हैं, वे कई गलतियां करते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोगों को इन पर कोई भरोसा नहीं है। हमारे सामान्य ज्ञान में महान विश्वास। जब ये कुछ इंद्रियां हमारी पहुंच में आ जाती हैं तो हम कई चीजों को आसानी से खारिज कर देते हैं। बुद्धि से हम हर चीज को सत्य या असत्य का निर्णय करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सत्य और असत्य की दुनिया के बीच स्थित हैं, जहां बुद्धि नहीं ढूंढ पाती, इंद्रियां झुक जाती हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी बता रहा हूं। शुरुआत में अपना थोड़ा परिचय देना बेहतर है। मैं पश्चिम के एक मध्यम वर्गीय धनी शहर में चिकित्सा का अभ्यास करता हूं। इस कहानी में शहर के नाम की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उस रात मैं शहर के लगभग बाहर एक सुदूर कॉल में अकेला था। मैं लौट रहा था। इस साल बहुत ठंड थी, रात की वजह से बहुत ठंड थी। हालांकि मैंने मोटे गर्म कपड़े पहने हुए थे, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ठंडी हवा मेरी पसलियों में घुस रही हो। मैं अपनी पुरानी मोटर से आ रहा था। ए मोटर मैं आज 10 साल अकेले लौट रहा हूं, लेकिन अब लगा कि मेरे साथ सोफार रखना बेहतर होगा। इस कड़ाके की सर्दी में स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर हवा के सभी झोंकों को सहने से ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमारा शहर बहुत फैला हुआ है। यह परिधि में दूर तक फैला हुआ है, जिसमें कई प्रमुख सड़कें हैं, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है। कभी कभी सुनसान सड़क के अलावा एक छोर से दूसरे छोर तक कोई संपर्क नहीं है, सिर्फ खाली ऊबड़ खाबड़ खेत है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोई घर नहीं है। इस वीरान जगह में कौन बसेरा बनाएगा? हालांकि इनमें से कुछ भी अंधेरे में नहीं देखा जा सका। मेरी मोटर की टिमटिमाती रोशनी में आगे की सड़क की केवल एक झलक ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे का समंदर मेरी मोटर की रोशनी से किसी तरह कट रहा हो। यद्यपि मैं सर्दी के कारण कष्ट सह रहा था, फिर भी मैं काफी सुरक्षित महसूस कर रहा था। मेरी कार पुरानी है लेकिन मजबूत है। वह अभद्र व्यवहार नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं आधे घंटे के भीतर घर पहुंच जाऊंगा और गर्म कंबल के नीचे आराम से सो सकूंगा। मेरी मोटर अंधेरी सड़क के सन्नाटे में शोर की लहरें पैदा करते हुए तेज हो जाती है। जितना संभव हो सके अपने आप को ढककर मैं अंदर बैठ जाता हूं और सभी विचारों को त्याग देता हूं। केवल अपने गर्म बिस्तर के आराम के बारे में सोचता हूं। डॉक्टरों जितना वश में कोई नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक बार जब मैं घर पहुंच गया तो कोई भी मेरी जान जोखिम में डाले बिना पैसे के लिए मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। अब 20-25 मिनट तो किसी तरह काटने ही होंगे। लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित घटना ने मेरी खुशियों और सपनों को तोड़ दिया। मेरी पूरी तरह से स्वस्थ मोटर एक अजीब सी धातु की कर्कश आवाज निकालने लगी। मोटर के इस तरह व्यवहार करने का कोई कारण नहीं मिल सका। आज दोपहर को मेरी मोटर की अच्छी सर्विस हुई। तब उनमें किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन उनके अचानक भड़कने की वजह क्या है? मैं इस भीषण सर्दी की रात में इस अंधेरी और सुनसान सड़क के बीच में मोटर की लापरवाही से सचमुच डर गया था। अभी भी लगभग 7 या 8 मील जाना बाकी है। यदि मोटर वास्तव में सड़क के बीच में फंस गई हो तो क्या करें? अब मुझे इस रात की कॉल पर लोगों को अपने साथ न रखने की अपनी मूर्खता के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने थोड़ा अस्पष्ट ढंग से गुर्राने के अलावा मेरे दबाव का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पूरा शरीर सचमुच डर और चिंता से ऐंठ रहा था। इस भीषण सर्दी में मोटर छोड़कर बिना पानी के 7-8 मील चलना अकल्पनीय है। इस मैदान के बीच में पूरी रात गुजारना नामुमकिन है। डॉक्टर बाबू, अचानक दिल सीने में उछल पड़ा। इस सुनसान सड़क पर ऐसे समय में किसने बुलाया? मैंने फिर सुना, डॉक्टर बाबू। बीच बीच में मैं अंधेरे में पैनी नजर डालकर देख लेता था। सड़क के किनारे एक झाड़ीदार पेड़ के पास एक लंबी छरहरी आकृति दिखाई दे रही है, प्रकट होता है। वह अचानक ऐसी जगह कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जवाब में कहा, तुम कौन हो? मेरे मन में थोड़ी आशा जगी। भले ही उसकी शक्ल की कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों न हो, उस आदमी को मदद मिलने की संभावना है।
उस आदमी ने वहीं से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं जानने में व्यस्त नहीं हूं। मुझे मदद के लिए बस एक व्यक्ति की जरूरत है। मैं उससे यही कहने जा रहा था, तभी उस आदमी ने फिर कहा, ऐसा ना होगा डॉक्टर, किसी की भारी बीमारी। ऐसे समय में इस अनुरोध से जहां मुझे गुस्सा आ रहा था, वहीं आश्चर्य भी हो रहा था। इस समय सड़क पर ठीक इसी जगह पर मरीज मेरे लिए तैयार बैठा था। मानो उस आदमी ने मेरा दिल देखा और कहा, यह भगवान की दया है। चिकित्सक, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसे समय में यहां पाऊंगा, लेकिन अगर मैं न मिलता तो कितना खतरा होता। तब ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं होता था। मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम्हारा मरीज कहां है? वह आदमी अब चुपचाप अंधेरे में एक दिशा की ओर इशारा करने लगा। उधर देखने पर मुझे सचमुच बहुत दूर एक घर की रोशनी दिखाई दी। ऐसे एकांत जंगल में ऐसा घर दुर्लभ है। ऐसे समय में अचानक ऐसी जगह पर जाना थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरे पास बहुत कम पैसा है, मैं यही आशा करता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने पूछा, क्या बीमारी है? जवाब आया, पता नहीं डॉक्टर, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। अगर आप जल्दी नहीं गए तो शायद आपको बचाया नहीं जा सकेगा। चलिए डॉक्टर, जहां खुद के खतरे को संभालना होगा या रात में अचानक बीच सड़क पर जाना पड़ेगा। हालांकि मानव जीवन मृत्यु के मुद्दों को सुनकर डॉक्टर चुप नहीं रह सकते। मैंने खुद को यह कहने के लिए मजबूर किया, चलो चलें। मैदान के पार एक संकरा रास्ता अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं उस आदमी के पीछे पीछे चला और 5 मिनट तक चलकर एक घर के आंगन में आ गया। सामने एक कमरे के दरवाजे से रोशनी दिख रही है। उस दिशा इशारा करते हुए आदमी ने कहा, मरीज उस कमरे में है, तुम जाओ, मैं अभी वापस आता हूं। अंधेरे में मैं बता सकता था कि घर बहुत समृद्ध नहीं दिख रहा था। 4-5 घर और थोड़ा सा घेरा। घर भी सभी फूस की छत वाले नहीं हैं, बल्कि खुले किनारे वाली छतरियां हैं। मैं उस आदमी के कहे अनुसार सामने वाले कमरे में गया और अब अंदर आ गया। कमरा आकार में बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न आकार के बक्से भरे हुए हैं। अंदर घूमने के लिए बहुत कम जगह है। दरवाजे के सामने एक खिड़की के पास मिट्टी के तेल का लालटेन टिमटिमा रहा है। उस रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था कि एक अत्यंत क्षीण सज्जन दरवाजे के पास सोफे पर लेटे हुए हैं। कमरे में घुसते ही सज्जन ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू। कमरे में चारों ओर देखने पर मुझे बैठने के लिए केवल एक ही जगह दिखाई दी। खिड़की के पास कुर्सी से दूर एक बेंत का आवरण है। सज्जन ने धीमी आवाज में कहा, बैठो बैठो, यहीं बैठो। पहले मुझे अपनी बीमारी के बारे में बात करने दो, सुनो। मैं मुस्कुराते हुए वहीं बैठ गया। मैं मरीजों की अजीब सनक से परिचित हूं। मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे कुछ समय तक उनकी बीमारी के बारे में रोगी की विभिन्न राय सुननी होगी। यदि आप नहीं सुनेंगे तो बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पहले तो वह धीमी आवाज में कहने लगा, डॉक्टर बाबू, आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। क्या आप मुझे नहीं बचा सकते? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह कोशिश करना मेरा काम है। बिस्तर से हंसी की थोड़ी अजीब सी आवाज आई, क्या मैं बच सकूंगा? मैंने कहा, क्या आप जानते कर सकते हैं? आपको क्या हुआ? डॉक्टरों के पास बहुत ताकत होती है, क्या आपको नहीं लगता? लगता, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं भी मर जाऊं तो इसका कोई गारंटी नहीं है मैं जीवित रहूंगा। मुझे मरीज की बदहवासी के बारे में कुछ भी कहने को नहीं सूझ रहा था। मेरा हृदय इस विलंब के लिए बेचैन हो रहा था। मरीज ने फिर कहा, डॉक्टर बाबू, अगर आप रहते हुए मैं मर गया तो क्या होगा? आपकी फीस कौन देगा? खैर, बात पागल मरीज के स्तर तक पहुंच गई है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे फीस नहीं चाहिए। हम न केवल पैसा लिए नहीं आते हैं। दुनिया में अच्छे लोग हैं, दुनिया में अभी भी इंसानियत है, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। अगर मैं अचानक मर जाऊं तो तुम वह बक्सा खोलोगे, समझे डॉक्टर बाबू? वह छोटा सा बेंत का बक्सा। सज्जन की आवाज धीमी हो गई, तुम्हारे लायक पैसे उस बक्से से निकाल लो। डॉक्टर साहब, और एक चीज लीजिए। मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, क्या? कुछ नहीं डॉक्टर, एक कागज, लेकिन अत्यंत उपयोगी कागज। जो कागज है
वह तो मैं ही जानता हूं और अब तुम भी जानते हो, और कोई नहीं जानता। सज्जन कुछ देर चुप रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, इस घर में तुम्हें कोई नजर न आए तो यह मत सोचना कि मेरा कोई नहीं है। मेरे कई रिश्तेदार मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ उनका यकीन, मैं आज मर नहीं सकता, उनका यकीन, मैं मरने से पहले कुछ नहीं करूंगा, उन्हें सब कुछ मिलेगा। मैं कहने जा रहा था आपकी बीमारी के बारे में। हाँ, बीमारी दिखेगी। उससे पहले एक बात और कह दूं, वो कागज मेरी वसीयत है डॉक्टर साहब। वसीयत मेरे बेटे के नाम। मैं यह भी नहीं जानती कि जिस लड़के को मैंने जन्म दिया वह अभी कहां है, लेकिन आप जानते हैं कि खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है। अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। मैंने तह से उठते हुए कहा, क्या मैं इस बार देख सकता हूं? बिस्तर से आवाज आई, देखो। मैं बिस्तर के पास गया और मरीज की नब्ज जांचने के लिए हाथ उठाया और एक पल में, भीषण ठंड में भी मेरा पूरा शरीर पसीना बहा रहा था। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं। मरीज मर चुका है। मरा देख के इतना डर मुझे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन वह अलग है। यदि चिकित्सा विज्ञान में कोई सच्चाई है तो यह रोगी अभी इसी वक्त नहीं मरा, बहुत समय पहले, कुछ घंटे पहले ही मर गया था। उसका सारा शरीर कठोर था, लेकिन मुझे उसे वक्त कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। अचानक खिड़की के पास का लैंप टिमटिमाया और नाचने लगा। मैंने उसे एक बार हिलाकर देखा तो उसमें तेल की एक भी बूंद नहीं थी। मैं इस भयानक स्थिति में जंगल के बीच एक शांत सुनसान घर में अकेला था। ये देखकर कि इस दीपक की रोशनी, जो मेरा एकमात्र सहारा था, बुझने वाली थी, मैं जल्दी से घर से बाहर चला गया। मुझे एहसास हुआ कि पिछली लाइट कुछ और बार टिमटिमा रही थी। मैं तब लगभग आंगन से बाहर था। मुझे याद नहीं है कि मैं उस जंगल में दौड़ने के बाद मोटर गाड़ी तक कैसे पहुंच पाया। शहर के केंद्र तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे होश आया। सबसे आश्चर्यजनक बात है मोटर का चलना। कुछ समय पहले जो मोटर अजीब तरीके से बंद हो गई थी, इस बार अचानक बिना किसी प्रयास के वह मोटर ऐसे कैसे ठीक हो गई। अगले दिन मैंने लोगों को अपने साथ लेकर जंगल के बीच उसे घर में गया और उसे अकेले मरीज की आखिरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था की। उनका बेटा आज हर चीज का मालिक है। आज बहुत दिन बीत गया है, लेकिन फिर भी उसे दिन का समाधान आज भी कर नहीं पाया।